Yes, students, let's start our discussion with linkage, recombination, ठीक है, एंड क्रॉसिंग ओवर। ये पूरा हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। लिंकेज हम कर चुके हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से लिंकेज यहाँ समझाती हूँ। देखिए, हमने देखा कि जो मॉर्गन की थ्योरी चल रही है, ठीक है, उन्होंने क्या देखा था, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ था मेंडल का, उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन केसेस देखे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। तो ड्रोसोफिला का क्यों कराया उन्होंने? क्योंकि वो इजी टू ग्रो होती है, हमारे लैबोरेटरी कंडीशंस में आर्टिफिशियली सिंथेटिक मीडियम में इजीली ग्रो हो जाती है। लाइफ साइकिल उसकी केवल 2 वीक्स की होती है। मेल और फीमेल इजी आइडेंटिफिएबल होते हैं, मेल स्मॉलर होते हैं देन फीमेल। तो उन्होंने क्या लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है? 2 कैरेक्टर्स, जो ट्रेड्स को लेते हुए क्रॉस कराया। तो उन्होंने येलो बॉडी यानी येलो बॉडी वाले व्हाइट आईज फीमेल ली, ठीक, और उनको उन्होंने स्मॉल w और स्मॉल y से रिप्रेजेंट किया। फिर उन्होंने ब्राउन बॉडी रेड आईड मेल लिए, जिसे उन्होंने w प्लस और y प्लस से डिनोट किया। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस लिए और F1 जनरेशन बनाई। तो F1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि उन्हें स्मॉल w और स्मॉल y और w प्लस और y प्लस यानी ये दोनों रिकॉम्बिनेशंस मिले। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि ये जो जहाँ पर भी उन्हें W प्लस और Y प्लस मिला, तो उन्हें ये पता चला कि जो प्लस था वो डोमिनेटिंग था, ठीक। तो प्लस के डोमिनेटिंग होने की वजह से ये कैसा बन गया? वाइल्ड टाइप बन जाएगा, ठीक। फीमेल्स जो थी वो वाइल्ड टाइप की बन गई। फिर उन्होंने F1 की क्रॉसिंग कराई, F2 में वो आए और F2 में पहुंच के उन्होंने देखा कि जो फीमेल्स थी उनका क्या क्या जीनोटाइप रहा? W प्लस Y प्लस W और Y, और W Y प्लस या फिर उनका व्हाइट और येलो यानी कॉम्बिनेशन रहा, ठीक। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि इसका तो येलो का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर W और Y प्लस आ गया तो हमें व्हाइट मिल गए। तो व्हाइट मिलने से हमें क्या पता चला कि Y प्लस आ गया, W व्हाइट के लिए एग्जिस्ट कर रहा था और Y प्लस हमारा किसके लिए एग्जिस्ट करता है? रेड आइड मेल्स के लिए। यानी यहाँ पर जो व्हाइट कलर के आए और येलो कलर के आए, फीमेल्स के कॉम्बिनेशन आए, वाइल्ड येलो व्हाइट और व्हाइट और येलो, यानी ये तो वाइल्ड टाइप आया। वाइल्ड टाइप में क्या रहेगा? ब्राउन बॉडी और रेड आइड रहेगा। ये वाइल्ड टाइप एक फीमेल की पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक, या उसका कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे W Y का। फिर उन्होंने क्या देखा, जब F2 जनरेशन में उन्होंने फीमेल्स देखी, ये मेल्स थे, फीमेल्स के केस में क्या रहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये भी कैसे रहे नेचर में? यहाँ पे जो जीन्स थे जो सेम क्रोमोसोम पे थे वो एक साथ ही आगे गए, यानी एक क्रोमोसोम वाले जीन्स एक साथ आगे गए। W Y वाले एक साथ गए, W प्लस Y प्लस एक साथ आगे गए, W प्लस Y प्लस, यानी एक अगर क्रोमोसोम आगे गया है तो जीन्स उसके साथ इनहेरिट हुए, आगे पहुंचे, यानी जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक। जैसे उन्होंने अब इसको कैसे समझाया, पहले आगे देखेंगे हम। अब क्या हुआ? जीन्स डिड नॉट सेपरेट इंडिपेंडेंटली, जीन्स अलग अलग सेपरेट नहीं हुए एक क्रोमोसोम के ऊपर। जो 2 जीन्स थे वो सेपरेट नहीं हुए, इंडिपेंडेंटली सेपरेट नहीं हुए, यानी वो डिपेंड कर रहे थे क्रोमोसोम के ऊपर। तो और कोई से भी क्रोमोसोम के पास जीन्स अगर नहीं है अगर, तो मॉर्गन और कलिक्स ने क्या बताया कि ड्यूरिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस if two genes lie on the same chromosome, अगर 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे लाई करते हैं तो प्रोपोर्शन क्या आएगा? यानी पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा नॉन पेरेंटल के कंपैरिजन में। पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का ज्यादा मिलना ये हमें बताता है कि जो लिंकेज होता है, लिंकेज क्या होता है? लिंकेज डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स, यानी कुछ जीन्स की टेंडेंसी, यानी उनकी जो क्षमता है वो क्या है
टू बी इनहेरिटेड, यानी जो वो इनहेरिट कर रहे हैं, एंड देयर एबिलिटी टू रिटेन देयर फिजिकल रिकॉम्बिनेशन इन प्रोजेनी, यानी वो जो उनकी फिजिकल रिकॉम्बिनेशन है उनको रिटेन करने की टेंडेंसी जो रखते हैं, जो उनकी टेंडेंसी है पूरी सारी जीन्स की, वो टेंडेंसी जो है वो क्या है, लिंकेज शो करता है, यानी जीन्स की और क्रोमोसोम्स की रिटेनिंग टेंडेंसी को ही हम लिंकेज कहते हैं। और लिंक्ड जीन्स किन्हें कहते हैं हम, ऐसे जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ऐसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे लाई करते हैं और एक साथ एक जैसे कैरेक्टर से इनहेरिट करते हैं, उनको आप लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो लिंक्ड जीन्स में और क्या आ जाएगा, जैसे कि रेड हेयर के साथ लाइट स्किन, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे जीन्स को लिंक्ड जीन्स कहेंगे। यानी जो रेड हेयर वाले जीन्स हैं वो लाइट स्किन कलर के साथ क्या है, अटैच्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ ही इनहेरिट होंगे, तो इन दोनों के जीन्स को आप इनहेरिटेड लिंक्ड जीन्स कहेंगे। ठीक, देखो अब यहाँ हम फिर से इसी पे आ गए, हमने ये क्या ले लिया, येलो और व्हाइट, येलो बॉडी व्हाइट आइट, और ये वाइल्ड टाइप के ले लिए, यानी ब्राउन बॉडी रेड आइट। ठीक है, ये क्रॉस ए कराया, इन दोनों का क्रॉस कराने पे हमें क्या मिला, देखिए हमने वाइल्ड टाइप के मिले और येलो और व्हाइट कॉम्बिनेशन मिले, यानी ये जो येलो के साथ व्हाइट है, वाई के साथ स्मॉल वाई के साथ स्मॉल डब्ल्यू ही आगे गया, और वाई प्लस के साथ डब्ल्यू प्लस आगे गया, चाहे दोनों का एक एक क्रोमोसोम आपस में चेंज हो गया, लेकिन क्या हुआ, जो वाई के साथ डब्ल्यू था वही रहा, यानी जो जीन जिस क्रोमोसोम पे था वही रहा, चाहे क्रोमोसोम आपस में मेल और फीमेल के एक्सचेंज होते ही है फर्स्ट जनरेशन में, हमें पता ही है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ से क्या पता चला, जब F1 जनरेशन की क्रॉसिंग कराई तो हमने देखा कि जो पेरेंटल जीन्स थे उसका प्रोपोर्शन 98.7% रहा और रिकॉम्बिनेंट केवल 1.3% ही बने। तो पेरेंटल क्या थे, ये वाइल्ड टाइप पेरेंटल था और येलो और व्हाइट था, तो देखिए वाइल्ड टाइप येलो व्हाइट, वाइल्ड टाइप येलो व्हाइट सबसे ज्यादा मिले, लेकिन जो व्हाइट येलो या व्हाइट येलो ये जो कॉम्बिनेशन मिला ये बहुत कम मिलेगा, चांसेस पेरेंटल टाइप के रिकॉम्बिनेशन के कितने हैं, 98.7। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि Y प्लस डब्ल्यू प्लस यहाँ डोमिनेटिंग है, वो यहाँ पर आ गया तो ये वाइल्ड टाइप हो गया, लेकिन अगर इन दोनों में Y डब्ल्यू आगे चला तो ये येलो व्हाइट रहा, येलो व्हाइट के केसेस और वाइल्ड टाइप के जो पेरेंटल जैसे केसेस थे F2 जनरेशन में वही ज्यादा देखने के लिए मिले, लेकिन जो हाइब्रिड रिकॉम्बिनेशन बने वो केवल 1.3% बने। इसी तरीके से अब उन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर जो थी, देखिए अब मैं आपको यहाँ एक बात समझाती हूँ, क्रॉसिंग ओवर की हम बात करते हैं, जब हम पेचाइटिन स्टेज में थे, यानी जब मियोसिस होता है तब उस टाइम पे क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं खुद को, जैसे मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यानी ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, इनका जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो गया, ये दो एक सेट है, ये एक सेट ये है, इनके आपस में क्या हुए, रिकॉम्बिनेशन चेंज हो गए ना, ये इसके साथ मिक्स हो जाता है, पेचाइटिन स्टेज सबको याद होगी, उस टाइम पे क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं पेचाइटिन स्टेज पे, उनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज आता है बहुत बड़े लेवल पे, और इसी जेनेटिक एक्सचेंज को जो मॉर्गन से इन्होंने नाम दिया रिकॉम्बिनेशन का, क्रॉसिंग ओवर का, यानी उसके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना पेचाइटिन स्टेज पे मियोसिस में, तो उसको उन्होंने नाम दिया क्रॉसिंग ओवर। ठीक, अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही क्या आता है, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, क्रिएशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन आइदर पेरेंट्स, यानी ऐसे एलील्स बनेंगे रिकॉम्बिनेशन से जो दोनों में से
मेल या फीमेल किसी भी पेरेंट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मेल यानी मदर के भी ब्लैक हेयर थे और फादर के भी ब्लैक हेयर थे, लेकिन रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से जो प्रोजेनी है, चाइल्ड है, उसके अगर ब्राउन हेयर आ जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो ये होता है लिंकेज, यानी जो जीन्स जिस क्रोमोसोम पे हैं वो उसके साथ ही जुड़े हुए लिंक होकर आगे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन कराएंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यानी मियोसिस में जब पेचाइटिन स्टेज में नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स का और होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तब उस टाइम पे उस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और जो वहां से प्रोजेनी आता है क्रॉसिंग ओवर से, उस प्रोसेस को हम उस प्रोजेनी को आप रिकॉम्बिनेंट और उस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब इस क्रॉस रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है और वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अब इस क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमें एक बात पता चली, वो क्या है देखिए। हमें मॉर्गन ने और उसके कलीग्स ने बताया जीन मैपिंग। जीन मैपिंग उन्होंने हमें बताई। जैसे ये एक हमने क्रोमोसोम ले लिया और हमने देखा कि उसके यहाँ पर ए और बी जीन्स एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे सी जीन एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने देखा कि जो ए और बी की डिस्टेंस है वो कम है, तो इनके चांसेस आपस में कंबाइन होके आगे चलने के वो ज्यादा हो गए। और जैसे ही डिस्टेंस कम हो गई ए से सी की या बी से सी की, तो इनके रिकॉम्बिनेशन आगे अच्छे से मतलब एक फ्लुएंटली वे में नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो likelihood of two genes separate during crossing over is proportional to the distance between them। यानी कौन से जीन्स आगे जाएंगे वो इस चीज के प्रोपोर्शनल है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस ज्यादा है तो आगे जाने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी, और अगर डिस्टेंस कम है तब उसके बाद उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अब इसी का रीजन देखिए, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे। यहाँ उन्होंने क्या ले लिया, सेकेंड एग्जाम्पल में व्हाइट बॉडीड, येलो बॉडीड और वाइल्ड आइज की ले ली है। इन्होंने क्या ले लिया, व्हाइट टाइप की मिनिएचर यानी शॉर्ट बॉडीड ले ली और वाइल्ड टाइप ले ली। अब जब इनका रिकॉम्बिनेशन कराया तो आप देख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू के साथ स्मॉल एम ही रहेगा, डब्ल्यू प्लस के साथ एम प्लस आ जाएगा, इन दोनों के चेंजेस हो गए। अब फर्स्ट जनरेशन में ऐसा बन गया, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, W प्लस एम प्लस के साथ ब्लू भी आएगा, W प्लस एम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉम्बिनेंट आ गया, W प्लस के साथ हाफ जीन रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे स्मॉल एम आ गया, W प्लस के साथ एम आ गया, तब इसको आप क्रॉसिंग ओवर कह रहे हैं, तब रिकॉम्बिनेंट बन रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू एम है लेकिन यहाँ पर एम प्लस के साथ डब्ल्यू आ गया, तो फिर से यहाँ पे मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा और अब एक रिकॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट रेशो बढ़ गया। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिकॉम्बिनेशन रेशो डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर पे, और क्रॉसिंग ओवर किस टाइम पे होता है, मियोसिस की पेचाइटिन स्टेज में होता है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। जीन एक्स क्रोमोसोम पे है, वो वाई पे तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि व्हेन द टू जीन्स इन अ डायहैब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड एट सेम क्रोमोसोम, जब दो जीन्स डायहैब्रिड क्रॉस में एक ही क्रोमोसोम पे थे, जो प्रोपोर्शन है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज्यादा हो गया नॉन पेरेंटल टाइप से। तो मॉर्गन ने एट्रीब्यूट किया इसको, फिजिकल एसोसिएशन कराया, लिंकेज कराया दो जीन्स का, और इस टर्म को लिंकेज कहा। ठीक, और इस उनका जो एसोसिएशन हुआ जीन्स का और किसी क्रोमोसोम के ऊपर, तब उसके लिए एक टर्म दी रिकॉम्बिनेशन। और वो क्या बताता है रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी नए जीन्स का आना रिकॉम्बिनेशन कहलाया। तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were tightly packed, showed very low recombination।
कुछ जीन्स इतने ज्यादा टाइटली पैक थे कि वो रिकॉम्बिनेशन शो ही नहीं कर पाए, जैसे कि क्रॉस ए में हुआ। लेकिन जब लूजली पैक्ड हो गए तब उन्होंने कॉम्बिनेशन शो कर दिया और रिकॉम्बिनेशन का रेशो क्रॉस बी में ज्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू क्रॉस ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्पेस का है डिस्कशन। Y और W के बीच में यहाँ स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ W और M के बीच में स्पेस है। ठीक, तो ये क्या हो गई, जीन मैपिंग। यानी जैसे ही इन दोनों की डिस्टेंस ज्यादा हुई, W और M की डिस्टेंस बढ़ गई, Y और W की डिस्टेंस कम थी, तो वो रिकॉम्बिनेशन रेशो बहुत कम शो कर पाए। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गई तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि रिकॉम्बिनेशन कब ज्यादा होगा, जब दोनों जीन्स के बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगी। ठीक, तो टाइटली पैक्ड जो थे वो कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे और जो लूजली पैक्ड है वो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। ठीक है, तो आज के टाइम पे हम जेनेटिक मैप्स को यूज करते हैं, क्योंकि जेनेटिक मैप्स क्या देते हैं, हमें स्ट्रेट पॉइंटिंग देते हैं पूरे जीनोम की, जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर 6 में। देखिए बेटा, आगे आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर पहले हम बात करेंगे कि सेक्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इन 23 में से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये मेल में अगर हम बात करें और फीमेल में अगर हम बात करें, तो फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY। तो यहीं से हमें क्लियरली क्या पता चल जाएगा कि मेल का Y रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रोजेनी है उसका सेक्स क्या होगा। इस बात के लिए हमने इसको पुनीत स्क्वायर के थ्रू करा, तो XX XY और XX का करा, तो हमारे पास F1 जनरेशन में क्या आए, 50% मेल प्रोजेनी आए और 50% फीमेल प्रोजेनी के चांसेस आए। तो डिपेंड किस पे करा, Y क्रोमोसोम पे, मेल के Y क्रोमोसोम पे ये डिपेंडेबल हुआ। ठीक है, यानी 23 पेयर में से जो 22 ऑटोसोम्स है वो मेल और फीमेल में दोनों में सेम है। 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम, और ये सेक्स क्रोमोसोम में से भी जो मेल के क्रोमोसोम है वो डिसाइड करवाएंगे कि वेदर द प्रोजेनी इज मेल और वेदर द प्रोजेनी इज फीमेल। तो यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, ये फीमेल्स के XX क्रोमोसोम है और ये मेल का X और Y क्रोमोसोम है। इसकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस के थ्रू हमने आपको शो किया है। तो इसी तरीके से हम, और ये तो हमने ह्यूमन बींग्स की बात कर ली जिसमें 50% चांसेस आ जाएंगे मेल की वजह से। सेकेंड हमने बात करी ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला में भी आप देख सकते हो, जो यहाँ मेल्स हैं, मेल्स के अंदर यहाँ पर XY है, छोटा होता है मेल। ड्रोसोफिला में फीमेल बड़ी होती है और उसके पास भी XX है। ठीक, यहाँ पे केवल 4 क्रोमोसोम है, 4 पेयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया ड्रोसोफिला का। लेकिन अगर हम आ जाएं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं, हैन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, केवल फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि यहाँ मेल्स होमोलोगस क्रोमोसोम यानी होमोजीनियस है, लेकिन फीमेल यहाँ हेट्रोजीनियस है। फीमेल के पास ZW टाइप का क्रोमोसोम होने की वजह से वो डिटरमाइन करवाएगी सेक्स। ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन की, उसने जेनेटिक्स को बहुत ज्यादा पजल कर दिया है। इनिशियल प्रूफ किससे आता है, क्रोमोसोम एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर भी किया गया। ठीक, तो हैंकिंग थे जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ट्रेस की, स्पर्मेटोजेनेसिस देखा पूरा कुछ इंसेक्ट्स के अंदर उनका पूरा, और उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म जो आए स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद और 50% स्पर्म रिसीव ही नहीं हुए। तो इससे क्या पता चला कि हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी, जो आ गए उन्हें एक्स बॉडी कह दिया, और लेकिन अभी उनका सिग्निफिकेंस नहीं बताया कि एक्स बॉडी का सिग्निफिकेंस क्या होगा।
तो इन्वेस्टिगेशन के बाद साइंटिस्ट ने ये निकाला कि जो ये एक्स बॉडी है ये एक क्रोमोसोम है और इसलिए इसका नाम एक्स क्रोमोसोम रख दिया गया बाद में। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर एक्स ओ टाइप की मैकेनिज्म मिली, यानी सारे एग्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ के पास और बाकी क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये देखा गया कि ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बेयर एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट, किसी स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और किसी के पास नहीं होता। तो एग जो फर्टिलाइज हुआ है स्पर्म से उसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, वो फीमेल बन जाएगा, और जब नहीं होगा एक्स क्रोमोसोम तब वो मेल बन जाएगा। तो जब एक्स क्रोमोसोम नहीं था तब उसको उन्होंने नाम दे दिया वाई। ठीक, तो ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम of the determination of sex, it was designed to be the sex chromosome, और रेस्ट क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम दे दिया। ग्रासहोपर एक्सो टाइप का होता है उसमें, जिसमें केवल मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, फिर आगे देखेंगे कि मेल्स में अगर हम बात करें तो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक, और नहीं, और उसको जो डिस्टिंक्ट पार्ट है उसको वाई क्रोमोसोम का नाम दे दिया, ह्यूमंस के अंदर भी और ड्रोसोफिला के अंदर भी। ठीक, तो यहाँ मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी यही है। जैसे हमारे यहाँ ह्यूमंस के अंदर क्या है, मेल हेट्रोगैमेट्स हैं एक्स वाई टाइप के, लेकिन बर्ड्स के अंदर फीमेल हेट्रोगैमेट्स हैं जेड डब्ल्यू टाइप की। तो इसी को बोलते हैं मेल एंड फीमेल हेट्रोगैमेटी, एंड दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जिसमें 22 ऑटोसोम्स हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक, ये आपको बताएगा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में।